मिल गई दिलशा जी। कहाँ पढ़ा रहे थे? 40-20 तो 40 की है, 50 क्यों नहीं है? 40-20 से नियमों का प्रयास है। अच्छा, एम और पीएम और आर, तीन बातें। आर जो लिखा जाएगा इसका मतलब वो 24 घंटे की घड़ी चलेगी एज पर रोमन कैथोलिक जो चला है वो उससे चला। तो जो 24 लिखा जाएगा तो 12 बजे के बाद 13 बजे, 14 बजे, 18 बजे ऐसे है। जब उन्होंने हमें अरेस्ट किया है एज पर अरेस्टिंग मेमो, तो उन्होंने लिखा 12:30। 12:30 क्या बजे? बजे। इसका मतलब ये है कि 12:30 जो है, अगर और लिखते तो वो मॉर्निंग, अगर वो एम पी एम लगाते नहीं। जब और पे चलती यानी रोमन कैथोलिक के हिसाब से लंदन चलता, अब ऐसा था उतने समय ही उनके यहाँ एप्लीकेशन निकाल पर असल में रिटायरमेंट लोग होता है उसी में तेरे चलो जाए दुकान कर टेस्टिंग लगाओ करेगा जिससे था। हाँ, जिससे था मैं मेंशन है लगाओ। और जब 24 का कैलेंडर जब चलेगा तो उसमें एम पी एम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खाली और लिख। और जब 12 घंटे वाली चलती है उसमें एम और पीएम लगाने की जरूरत पड़ती है। जो उन्होंने जीडी दी है, जीडी लगाया आपने? मना है, कौन बताया? नरेश कुमार वर्सेस धीरेन्द्र कुमार 2008 एससीसी, जिसमें बेल सीख कर रहे हैं उसमें सब। तो हमारा केस बेल से इनडायरेक्ट बेल है, डायरेक्ट बेल कैसा लगता है। तो जहां तो उन्होंने गिरफ्तारी दिखाई है तो उन्होंने लिखा मॉर्निंग। अगर वो एम पीएम नहीं लिखते हैं तो अदालत में क्योंकि पेश कर रहे थे, अदालत में लिखा कि मौजूद है, इंफॉर्मेशन वहीं दी है, तो इसका मतलब यह है कि 12 बजे दिन। तो इसका उन्होंने जो रात वाले जीडी जब लगाएंगे उसमें वो कंसल्ट करे, सारी चीजें उसमें जो है सप्लीमेंट्री से शॉर्ट आउट कर दीजिए, साफ लगाइए मुझे। तो जब इन्होंने गिरफ्तारी की है तो जिस समय गिरफ्तारी की है उसी समय जो हमारा रिलेटिव या नियरेस्ट पर्सन उसको कंसल्ट करने के लिए बताना पड़े। कहीं पे ये नहीं बताया गया है कि हमारे रिलेटिव को इंफॉर्मेशन दी। और बाद में जो उन्होंने बढ़ाया है मोबाइल वाला, वो बाद की चीज बढ़ाई गई, मोबाइल से दी। अगर मोबाइल से दी गई है तो उस दिन का कोई कॉल डिटेल उनके पास है, और तो आपको स्क्रीनशॉट दिया था, वो मेंशन करिए। अब उसके बाद की चीज बची
अल्टरेशन जो उन्होंने किया है अदालत में, तो किस प्रोविजन में उन्होंने अल्टर किया है, इसका मतलब राइट टू कंसल्ट जो उसका है वो आपने खत्म कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन टू नियरेस्ट पर्सन है वो खत्म हो गया। इसके बाद आपने समय से आपने पेश नहीं किया, ये खत्म हो गया। इसी के साथ साथ एक ऐसा आदमी जो रात 12 बजे अपने घर से 20 किलोमीटर दूर घूम रहा हो और उसकी जेब में एक पैसा ना हो, चश्मा नलम ना हो, ये असंभव प्रतीत हो। और एक भी चीज इन्होंने गिरफ्तारी मेमो में कोई भी बरामदगी दिखाई नहीं। तो क्या ऐसा आदमी ताबीज नहीं पहने होगा, इंदा नहीं पहने होगा, पर्स नहीं रखे होगा, बेल्ट नहीं लगाया होगा, कलम नहीं रखे होगा, तो ये जो उन्होंने दिखाया है अपने आप में अनह्यूमन लगता है और अनजस्टिफाइड लगता है। इसके बाद उसका राइट है कि आप बताओ कि तुम अपनी बेल एप्लीकेशन हमारे सामने दे सकते हो, अदालत में दे सकते हो। पूरी गिरफ्तारी मेमो में कहीं पे इन्होंने नहीं लिखा कि गिरफ्तार किए हुए पर्सन के अख्तियार क्या क्या हैं। व्हाट इज द राइट टू अरेस्टेड पर्सन। तो अरेस्टेड पर्सन के जो राइट है आपने खाली लिख दिया उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और मानव अधिकार का प्रयोग किया गया। कहीं पे आपने उसको राइट बताया, किसी से टेलीफोन पे बात कराई, ये कहीं पे आप देखिए 50 41D पढ़िए। A right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation। जब आपने पकड़ा और आपने पूछताछ की, when a police person, उससे पहले 41B देखिए, 41B procedure of arrest and duties of officer making arrest. Every police officer while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name. This will facilitate easy identification. Others prepare a memorandum of arrest and surety time, which shall be attested by at least one witness or a respectable member of the locality where the arrest is made. ये हमारे में ये आपने फॉलो किया है सेक्शन 41B कोड, आदि कोड नहीं है। नहीं, इसके जो बहस कब होनी चाहिए, चीजें लिखी होनी चाहिए, लिखी हो गई। और सेक्शन 50 person arrested to be informed of ground of arrest and right to bail। अब वो खोलिए गिरफ्तारी में
and like यहाँ है। अच्छा बताइए कौन है? हाँ भैया सेठ जी। हाँ 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 हाँ, पास की जरूरत पड़ेगी। 3 पास कर दे रहे हैं। फुफ्फा के पास से आएंगे कि फुफ्फी के पास से आएंगे? फुफ्फा के पास से। बंटवारे के पास सुन रही है वो भी। अच्छा। हाँ हाँ, तो तुम्हें ये पता रहा होगा कि फुफ्फू लड़कों को फिरा रही हूँ। हाँ। पेड़ की जड़ों पे मट्ठा डाल दे होते हैं। चलो 8 नंबर सुनिए, 8 नंबर पे 6 और 8 एक ही पे है। 8 नंबर में अंदर गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दीजिएगा और फिर वहां से 10 कदम होगा, फिर लौट के 6 पे आ जाइएगा। 6 और 8 एक ही है। 6 से पैदल एंट्री अंदर होगी और 8 पे गाड़ी खड़ी कर दीजिएगा अंदर एक। आप मर्जी स्टोरी है, चाहे नीचे खड़ी कर दीजिएगा चाहे ऊपर कर। बाहर रहेगी तो चालान होगी, 5 लग जाएगा। तो अंदर कर। कितना टाइम लगेगा? ठीक ठीक ठीक। नहीं, 15 मिनट लगेगा। कहीं पे सेक्शन 50 का कंप्लायंस है इसके हिसाब से पड़ेगा। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। इन्होंने कहीं बताया कि ग्राउंड ये है और अरेस्ट का ग्राउंड ये है और बेल का राइट ये है। अब आपके पास क्या हो, क्या क्या हुआ? सबसे पहले देखिए हाँ सबसे पहले ये नो ग्राउंड ऑफ हाँ नो ग्राउंड ऑफ वायलेशन सेक्शन 50। हमें इन्होंने हमारे राइट को इन्फॉर्म नहीं कहा। समझ लो, वो सब बहस ठीक है। आपको जो बताना है कि वी आर अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट, हमारा राइट जो है राइट टू बेल है। हमें जब इन्होंने अरेस्ट किया तो हमें पता ही नहीं था कि हमें बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन्होंने कहीं पे हमें बताया नहीं। और बताना कैसे होता है? लिखित में। तो जो इन्होंने अरेस्ट मेमो प्रिपेयर किया, देयर इज नथिंग टू से और इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू राइट अपडेट टू द एक्यूज्ड। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को ये स्टेट डिफेंड कर सकती है। ये आपको इस केस के मुलजिम के लिए गिरफ्तार किया और इस केस के बारे में पहले से आपको पता था, इसलिए गिरफ्तार आगे। राइट टू बेल, ठीक है, आपने गिरफ्तार किया और सेक्शन दैट इज ओके। वैसे हम ये एडमिट नहीं करते हैं, फिर भी अगर इतना एक्सटेंड को हम एडमिट करें तो भी आपने हमें ग्राउंड टू बेल नहीं दिया। एवरी पुलिस ऑफिसर और other person arrested any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest. तो एक तो यह है कि हम 41 की नोटिस भी नहीं देंगे। पनिशमेंट बिलो 7 ईयर था।
और अगर इन्होंने बढ़ाया तो इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें आगे। Where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf. हम नॉन वेलेबल में ही अरेस्ट। तो इसकी मिसिंग हो। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं जो हम लोग गिरफ्तारी मेमो को जो चैलेंज किए हैं सिर्फ उसकी बात है। अब 50 का ए ये तुम नोट रखिएगा, फिगर रहेगा। अब ये इस बहस को और थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। जिसको चैलेंज कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग तो जब तक वो नहीं होगा ठीक। सेक्शन 50A देखिए, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट। अब आप मेमो देखिए गिरफ्तारी, इन्होंने क्या लिखा नहीं कर पढ़ो उसको, यहाँ रखो, यहाँ हाँ अंदर नहीं पढ़ रहे, पहले इसको मेमो देखो फिर उसके बाद इसको पढ़ो। गिरफ्तारी के बारे में जिसे सूचित कर सकते हैं, मतलब जिसे भी सूचित किया है उसका नाम ये पढ़ रहा हूँ। 50A ऑब्लिगेशन ऑफ, इधर आओ तुम, किताब उठाओ, तुम भी लेकर के बैठो या खोलो अपने पे, ऐसे थोड़ी चल पाओगे। ऑब्लिगेशन यहाँ फाइल नीचे रखी हुई, निकाल लो। पढ़िए इसको 50A। Every police officer or other person making any arrest under this code shall forthwith give the information. नहीं 50A 50 से पढ़े हम। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म, वही पढ़े हैं every police officer पढ़े। ऊपर पढ़े Obligation of person making arrest to inform about the arrest. अबाउट अरेस्ट। अब अबाउट अरेस्ट के बारे में इनका मेमो क्या कह रहा है? नॉमिनेटेड छोड़ दीजिए, पूरा सेंटेंस मिला के पढ़ेंगे ना। नहीं अभी उतने यही तक रही है। ईसीसी के बाद का आप पढ़ रहे हैं, कॉमा फुल स्टॉप नहीं देखा, कॉमा है फुल स्टॉप नहीं। और पहले कॉमा का मतलब ये है कि ये ऐसे पढ़ेंगे, आप इकट्ठा पढ़ रहे हैं भर। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म, यही सेंटेंस खत्म हो, यानी ये मैंडेट करता है यहाँ से। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म, जो अरेस्ट कर रहा है उसके ऑब्लिगेशन है कि वो अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब देखिए अबाउट अरेस्ट कॉमा, गिरफ्तारी के बारे में मैंडेट है कि वो सूचित करेगा। ईसीटी व्हाट डज मीन? इसका अरेस्ट के बारे में जानकारी देगा। एक्सेट्रा में तो आ जाएगा कि क्या ऑफेंस है। नहीं, जब सेक्शन ऊपर ये कहता है ऑब्लिगेशन के बारे में, तो जब कॉमा लगा करके कोई और बात कही जाती है, पहले कॉमा के बारे में समझ कि जब कॉमा किसी इसमें क्रिमिनल लॉ में लगाया जाता है, फिलहाल यही क्रिमिनल के बारे में जब कॉमा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि एक्सटेंशन
उसी बात को एक्सटेंड करके एक्सप्लेन करना मकसद। जैसे हमने लिखा कि बदर भाई ने ये कहा कॉमा इसमें ये भी, तो जैसे सुप्रा एज एबव विथ टू, इसका जब वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि इसी वर्ड को एक्सटेंड टू करना है। ये इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट कॉमा एक्स्ट्रा, यानी अरेस्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग एक्स्ट्रा में आए। जैसे हम कहेंगे कि अरे फाइल ले आओ, बहस करना है, तो अब उस फाइल के बारे में जो भी हमें अदालत में बहस करना है, अगर आप अवेयर, यू मस्ट बिकम विद द फाइल विथ रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग। इसका मतलब एक्स्ट्रा का मतलब ये है। इसका डेफिनेशन सरकार वाले में है, हम कल लेकर के आएंगे। आगे टू नॉमिनेटेड पर्सन, अब आप इनके रिकवरी मेमो पे आइए, ये अरेस्ट मेमो पे। इसमें नॉमिनेशन का जगह कहाँ पे? नहीं है ना। अब क्या हुआ कि इसमें जो है 4 चीजें मतलब पर से इलीगल। एक सेक्शन जो पीछे पढ़े 41 नहीं, जो पहले एफआईआर में सेक्शन लगा है वो सेक्शन क्या है? बिलो 7 ईयर। सत्येन अंतिल और अर्नेस्ट कुमार ये कहा गया है कि बिलो 7 ईयर में नो अरेस्ट, और अगर अरेस्ट भी करना है यू मस्ट बी गिव नोटिस ऑफ ससीना, यानी 160 की नोटिस आपको पहले देनी पड़ेगी, यानी 41(a) की नोटिस देनी पड़ेगी। तो अर्लियर 41(a) की नोटिस नहीं थी क्योंकि ऑफेंस क्या था? बिलो 7 ईयर। तो पहला किसका वायलेशन हुआ? 41(a). दूसरा, अब जब इन्होंने 42, अब एक नहीं, एक तो ये हो जाएगा कि 40 का जो है वो बी है ना। पहले 41 देख लीजिए, 41(a) नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस। अगर वो बिलो 7 था तो पहले तो ये था कि मजिस्ट्रेट का परमिशन होना चाहिए था, और अगर सेक्शन इन्होंने बढ़ा दिया तो इस बढ़ाने के बारे में हमें कोई अर्लियर नोटिस और समन इस बारे में नहीं दी है, कोई लिखा पढ़ी में इंफॉर्मेशन। दूसरी, ये पूरा 41 पढ़ लीजिएगा एक बार। अब देखिए 41 बी जो ड्यूटी इसमें और सीजर आप पर है, इसको पढ़ चुके। तो अब एक ये हो गया 41(a), दूसरा हुआ बी, उसके बाद में जो हुआ वो 41(d), उसके बाद हम लोग आ गए कहाँ पे? 50 में बहुत क्लियर कट इसको कर दिया कि पर्सन अरेस्टेड टू इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। हमें कहीं पे इसमें जो इनका ग्राउंड है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, वो कहीं पे इस चीज की मेंशनिंग नहीं। तीसरी चीज, तो अब 5वीं पोजीशन पे है 50(a), ऑब्लिगेशन है जो गिरफ्तार करेगा यानी मैंडेट करता है। ऑब्लिगेशन को सीआरपीसी के प्रोविजंस में मैंडेट करा, और जनरल रूल में भी उसको मैंडेट को कहा कि ये मैंडेटरी मानी जाएगी ऑब्लिगेशन। नॉमिनेटेड पर्सन, अब क्या हो गया कि 50(a) का वायलेशन हुआ। कैसे? कि इन्होंने हमको ये बताया ही नहीं, हमसे पूछा नहीं तुम्हारा यस दैट इज करेक्ट, कि आपने, मैं तो एक लेमैन, हमको आपने ये नहीं बताया
कि तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, इस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, मान लेते हैं कि आपने गिरफ्तारी कर ली, इस जुर्म में कर लिया, ठीक। तो इस जुर्म में हमारे गिरफ्तार होने का कारण आपको असाइन करना था। उसके बाद शुक्ला जी थोड़ी देर रुके। गिरफ्तारी करने के बाद आपको क्या करना था, ये भी बताना चाहिए था कि जो नॉमिनेट पर्सन है उसको इन्फॉर्म करना। अब इसी में नॉमिनेटेड पर्सन के बारे में आपने हमारी कोई चॉइस नहीं दी। आपने हमारे दुश्मन को पहले नाम लिखा यहाँ पे चांद। हाउ डू यू नो कि चांद हमारा भाई है, हमारा दुश्मन है, या हमारा दुश्मन है? हम तो ये कहते हैं कि चांद से मिलकर के आपने गिरफ्तारी कर, क्योंकि चांद का हमारा प्रॉपर्टी का घर का डिस्प्यूट चल रहा था। इट मीन्स कि यू आर अरेस्टेड एंड इन्फॉर्म द अदर पर्सन हु इज नॉट कंसर्न टू मी। इसीलिए इस बात को लेजिस्लेचर ने मैंडेट कर दिया कि अगर सज्जाद हुसैन गिरफ्तार हो रहे हैं तो सज्जाद हुसैन जिसको कहेंगे कि कुलसुम फिरोज को इंफॉर्मेशन देना है, या बदर जी को देना है, या संजय शुक्ला जी को देना है। अब आप जो है जिस हमारे दुश्मन को मान लीजिए गिरफ्तार कर दिए और हमारा कोई इन्विटी किसी से है, आपने वो इंफॉर्मेशन उसको दे दी। इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, यू मस्ट बी आस्क्ड टू द एक्यूज कि आप किसको चाहते हो कि किसको दिया जाए। इसका इंटेंट और एक्सप्लेनेशन ये होगा कि हमारी दुश्मनी चांद से है, चांद मेरा भाई। सपोज करो कि मैं फिरोज हूँ, भाई भाई में दुश्मनी होती, हमारा इनका नहीं बैठ रहा था। अब आपने इनको इंफॉर्मेशन दे करके और इनसे मिल करके हमें नाप दिया और हमारी राइट भी खत्म हो गई, हम जेल चले गए। इसलिए नॉमिनेटेड पर्सन को इंफॉर्मेशन देना मैंडेट करता है। अब क्या हुआ, हमारी जो गिरफ्तारी मेमो है उसमें नॉमिनेशन का कहीं पे एक्यूज के कंसर्न से कोई जिक्र नहीं है। इसलिए क्या हुआ, रिकवरी मेमो या गिरफ्तारी मेमो इस आधार पर भी इलीगल है। आगे, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर person making any arrest under this code shall forthwith give information regarding such arrest and palace where the arrested person is being held to any of his friend, a relative or such other person as may be disclosed or nominated by arrested person for the purposes of giving such information। इसको टेक्निकल समझिए। इसमें इन्होंने कहा कि अदालत में मौजूद और सूचना लेने से या सिग्नेचर करने से मना किया। इसी की जो लाइन हम पढ़ रहे थे, एवरी पुलिस ऑफिसर को देखे, एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड शैल फोर्थविथ। शैल फोर्थविथ का मतलब है एकदम इमीडिएट या गिरफ्तारी करते समय जस्ट या पहले से इंफॉर्मेशन इसकी हुई हो या रखी हुई, ऐसी परिस्थिति उसमें क्रिएट होने चाहिए। आगे टू में और क्लियर इसको द पुलिस the police officer shall inform the arrest person of his right under subsection 1 as soon as he brought to the police station। अब आप समझिए इसको एक्सटेंड टू गिरफ्तारी से। गिरफ्तारी आपने कर लिया रात में, तो आपकी ड्यूटी थी कि आपके हिसाब से आपने 12 बजे गिरफ्तार किया रात में। 12 बजे से लेकर के 2 बजे आप अदालत में पेश कर रहे हो और कोई भी इंफॉर्मेशन आपने नहीं दिया और आप कह रहे हो इंटेक्ट में इनको अदालत में आए हुए हैं और सूचना लेने से मना कर रहे हैं। इट मीन्स की द प्रोविजन
of CRPC section 58 सब क्लास 2 इस क्लियर कट वायलेशन। दूसरा कि जिस मोबाइल से आप सूचना देना बता रहे हो ऑन द पॉइंट ऑफ अरेस्टिंग और अरेस्टिंग से लेकर के till the production of accused before the magistrate there is no communication through the mobile। तो इस बात को आपको इंटरप्रेट करना। An entry of the fact as to who has been informed of arrest of such person shall be made in a book to be kept in a police station in such as may be prescribed in their behalf by the state government। ये कहीं पे है नहीं। और जो उन्होंने जीडी में एंट्री की है कहीं पे नाम नहीं लिखा है, ये जीडी इम्पोर्टेंट पार्ट था जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी दिखाई थी, उसमें इनको लिखा होना चाहिए था, वो पार्ट जीडी का अदालत में लगना चाहिए। आगे इसके बाद 4 it shall be duty of magistrate before whom such arrest person is produced to satisfy himself that the requirement of subsection 2 and subsection 3 are being complied। What does mean? इसका मतलब ये है कि हमको बेल का राइट है, हमें नॉमिनेटेड पर्सन के की इंफॉर्मेशन दी गई है, दी जानी चाहिए थी। अगर इसका कंप्लायंस है, इसका इधर देखिए, इधर समझ नहीं पाया, अभी समझ नहीं पाया। अगर सेक्शन 50A का कंप्लायंस में ये बात आती है कौन कौन कि हमारा बेल का राइट है, ऑब्लिगेशन के तौर पे, नियरेस्ट फ्रेंड को इंफॉर्मेशन के तौर पे, बेल का राइट देने के तौर पे, और जो जीडी में एंट्री है उसका डिस्क्लोजर है, और इमीडिएट इंफॉर्मेशन किसको, हमारे बताए गए पर्सन को। अगर ये बात है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको अपना सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना। अब देखें, अब इसके एनेक्सर 1 पे और पेज 34 पे इनका सेटिस्फेक्शन दे। आप समझिए ऑर्डर को यहाँ से मत पढ़िए, ऑर्डर को पहले सीआरपीसी से कनेक्ट करना है, तब इसको पढ़ना है। इसको कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर लिए, सेक्शन 50A, सेक्शन 41A, सेक्शन 40B, D, और उसके बाद यहाँ से कनेक्ट करेंगे 50 और 50A, उसके बाद ये ऑर्डर पढ़ेंगे। इसको माइंड में रखना है कि हमें इंफॉर्मेशन देनी है, हमारे पास रिकवरी मेमो होना चाहिए गवर्नमेंट के जीडी में, जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है उसे दर्ज होना चाहिए। और इसी के साथ साथ भैया दिल अरमान ये आ रहे हैं माहौल से, इनको ले लेना 786 है मेरा नंबर, क्या जल्दी नंबर में। अब देखिए यहाँ, अब इस ऑर्डर को हम पढ़ रहे हैं, ये 5 चीजें हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए, और डीके बसु का जजमेंट होना चाहिए। अब आ जाइए, आज दिनांक 3/6/2025 को उप निरीक्षक राजकुमार द्विवेदी में आरक्षी बल अभियुक्त फिरोज पुत्र मुहर्रम अली उर्फ गामा निवासी ग्राम माता टोला सच गोसाईगंज उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर समक्ष न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। इसके लिए विवेचक द्वारा अभियुक्त का मेडिकल रिपोर्ट, रिमांड पर्पस, संपूर्ण सीडी प्रस्तुत कर 14 दिवस की रिमांड की अपेक्षा, अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके भाई को दूरभाष पर दी गई। अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत या जमानत से संबंध मेरे समझ कोई तथ्य प्रस्तुत। जब हमारी गिरफ्तारी के बारे में कुछ दिया नहीं, कुछ बताया नहीं, और
हमारे पास से कुछ रिकवरी नहीं, तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या प्रस्तुत करेंगे? जब आप हमको हमारे राइट बताते, हमारी चीजें बताते, हमको लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कराते, पूछताछ में उसकी अपीयरेंस की अनुमति देते, तब तो हम कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करते। ऐसी स्थिति में आपने कोई रिकवरी हमारे पास से की नहीं, कोई रिकवरी तो है, कोई रिकवरी जब नहीं है तो हम देते क्या? जब हमारे पास से रिकवरी होती तब तो डॉक्यूमेंट्स हम वहाँ पे प्रोड्यूस करते। आगे समस्त पत्रों पर मेरे द्वारा सम्यक अवलोकन किया गया। पुलिस पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल पर टक्कर मारी, जिससे सवार सुनीता देवी मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा अन्य घायल हो गया। अभियुक्त के पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, घटना पर नहीं था। उक्त मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त फिरोज पुत्र MB एक्ट का अभियोग है, जो संघीय अपराध व अजमानतीय है। What is the satisfaction of magistrate under section 50A capital A और फिर पढ़ दें। हाँ समझ लो, क्लास में आ रहे हैं जो ऊपर के क्लास है सेक्शन का जो है कंप्लायंस अब इसमें पहले पैराग्राफ में इन्होंने लिखा कि कोई चीज हमने दी नहीं, तो हम देते कैसे जब हमारे पास कुछ था ही नहीं और आपने सारी चीजें हमारी आप अपने पास रख लिए, रुपया पैसा कौड़ी सब। क्या हम बेल्ट नहीं लगाते हैं? हम पैंट नहीं पहनते हैं? हमारे पास पेन नहीं होता है? 50 किलोमीटर हम रहते हैं, हमारे पास 2 रुपया नहीं होगा, हमारे पास पर्स नहीं होगा, हमारे पास चश्मा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सब मैनिपुलेशन आ गई। दूसरा पैराग्राफ, इसमें क्या क्या कंप्लायंस है वो 50A का कोड। अब रिकवरी इसके हिसाब से ऑर्डर फर्स्ट इलीगल हो गया। गिरफ्तारी मेमो एज वेल ऑर्डर डेटेड 3/6/2025 बिकम इटसेल्फ इलीगल। अब आपको शुरू से सेक्शन दिखाना होगा 41A सटेन अंटिल, उसके बाद आपको जोगिंदर सिंह का जजमेंट अगर दिखाए तो ठीक, नहीं तो उसके बाद सब्सिक्वेंट अर्नेस्ट कुमार आ गया। उससे पहले 2004 में अमरावती है, 99 में जोगिंदर है, उससे पहले 77 में DK बसु है। और इन सब के बाद होते हुए भी इंटरलोकेटरी वाली बात हमारी हो गई। 397 सब क्लास 3 में ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर के दायरे में आएगा, इसलिए इससे रिवीजन का स्कोप नहीं है, ये रिप्लाई करें। अब जो इन्होंने किया गिरफ्तारी, किसी अब आर्टिकल 21 का जो स्कोप है, राइट, लिबर्टी, डिग्निटी, जब आपने किसी भी चीज का अनुपालन इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं किया एज प्रेस्क्राइब बाई CRP, तो किसका वायलेशन हो गया? 21 का। तो गिरफ्तारी इटसेल्फ इलीगल, और ये जो अरेस्ट का इन्होंने रिमांड दिया वो 50A सब सेक्शन 4 यानी 1 और 2 में जो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करना था उसका कहीं पे जिक्र नहीं है। आगे देखिए, अभियुक्त फिरोज पुत्र मुहर्रम अली गामा के विद्वान अध्यक्षा द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की। ऑर्डर इज साइलेंट। अगर ऑर्डर साइलेंट है, देखिए ऑर्डर एक्स पार्टी में 2 चीज समझना जरूरी।
मान लीजिए हम अपीयर हो गए, आफ्टर अपीयरेंस एनी ऑर्डर हैज बीन पास, अपीयरेंस हमारा है, अपीयरेंस बोथ पार्टी, पर अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं करते, दैट ऑर्डर नॉट ऑन मेरिट, ये CP3 में रिकॉल होगी, ऑर्डर 9 रूल 13 में। ऐसे ही अगर कोई प्रोसीजरल डिफेक्टिव ऑर्डर है तो वो 362 CRPC वार्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये जजमेंट के दायरे में नहीं है। जहां आपको इलीगलिटी समझ में आ जाए, इलीगलिटी, प्रोप्राइटी और परते इलीगल, तो उसको आपको रिव्यू कर लेना या उसको रिकॉल कर लेना, ये प्रोविजन। अब जो इन्होंने एक वो लास्ट वाला जो रिमांड एक्सटेंड किया, ये है पेज नंबर, इसका पेज नंबर है 17। 17 के बाद क्या, डिमांड शीट 23 पे जो CDM साहब ने ऑर्डर पास किया है, जो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या समझ, पेज नंबर 238 लास्ट ऑर्डर है। लास्ट ऑर्डर में कहीं पे इन्होंने CRPC के किसी भी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन की है, हमारे राइट को कहीं पे इन्होंने बताया है, कुछ लिखा, सेक्शन 41 से लेकर के और 50 कैपिटल A के सभी प्रोविजन। तो अब क्या बहस हुई, अगर वो ये कहे कि पहला ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से सुपरसीड हो जाता है, अब आप समझिएगा इसके टेक्निकल। क्रिमिनल लॉ में कहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्डर पर से इलीगल है तो उसको क्रिमिनल लॉ में रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, कि बाद में उस डिफेक्ट को, क्यों, आर्टिकल 21 में जैसे हमें 3-6 को वो किया, बाद में इन्होंने सब्सिक्वेंट जो पास किया है, ये ऑर्डर मान लीजिए हो गया, डेट इसका है 8/7/2025, तो बिटवीन 3/6 एंड 8/7/2025 the accused Firoz was under illegal detention. Who is responsible for that? अगर आप इसको माने कि नहीं, बाद में CGM ने कर दिया, CGM is the authorized person, तो what is the effect of the order earlier and what is the remand between 3/6/2025 to 8/7/2025? Foundation of crime never be regularized at any stage in any manner. AP Papaya Shastri versus State of Andhra Pradesh 2007। तो इसमें ये बात आकर के हो गई कि जो CGM ने भी सब्सिक्वेंट जो भी ऑर्डर पास किया है, उन्होंने भी जो लीगल हमारा सबमिशन, उस लीगल सबमिशन को जो पहले ओवरलुक किया गया, इन्होंने भी एज इट इज क्या कर दिया, ओवरलुक कर दिया। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए CGM अप टू CGM इज इलीगल एंड अल्ट्रा वायरस
in view of the provision of section 41A, B, D, 50, 58 का 1 कैपिटल ए से लेकर के 4, इसका कहीं पे कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। Therefore, order is illegal and beyond jurisdiction. Arrest is per se illegal. अब इनिशियो illegal, ये दो वर्ड जो है यहाँ रखिएगा। अब इनिशियो और पर से illegal, और जिसका पर से illegal हो, क्रिमिनल लॉ में it cannot be regularized in a further proceeding or further ways by any amendment or any rectification। तो इसलिए ये ऑर्डर वहीं से इलीगल था, है और रहेगा। अब जो वो ये कह रहे थे कि अनवर डिबार का जजमेंट नहीं लगे, आपने उससे क्या समझा? आप उस पर चुप हो गए, क्यों नहीं लगे? अनवर डिबार का जजमेंट क्यों लागू नहीं होगा, आप क्यों खामोश? पहले बनने क्यों आएंगे, चलेंगे ना? नहीं, उन्होंने कहा कि पेज 40 पे आइए। आए कहा ना, आए क्यों रुकी कहाँ से 40? बात रुकी की नहीं है, उन्होंने कहा ये लागू नहीं होगा। अगर लागू नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट आप क्या समझ रहे? डिमांड है वो यहाँ से नहीं, उनका ये कहना था कि जो अनवर डिबार में सेक्शन है वो आपके सेक्शन से डिफरेंट है, उनका ये ऑब्जर्वेशन है। हम सेक्शन पे नहीं जा रहे। द ग्रेविटी ऑफ सेक्शन कैन नॉट बी सीन, हम बेल की बहस नहीं कर रहे। क्या समझ? ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कहाँ देखी जाएगी? बेल में। सिविरिटी, ग्रेविटी, सुभाष चंद्र वर्सेस सीबीआई, वो अभी रिसेंट का जो बेल ऑर्डर था उसमें कोर्ट जो भी शंकर की बेल में लगाए हैं, और उसमें इससे पहले वाली बेल था थी नौशाद, उसमें जजमेंट कोड है सुभाष चंद्र वर्सेस सीबीआई वाली, उसको देख लीजिएगा। पैराग्राफ 39 है, उसमें ये कहा है कि चार्जशीट फाइल है, ये फाइल है, उस आधार पर उसकी सिविरिटी देखी जाएगी, ग्रेविटी जाएगी, फर्दर ऑप्शंस क्या किए जाएंगे वो देखा जाएगा। हमारे केस में वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, हमारे केस में प्रोविजंस का वायलेशन। तो हमारा जो लीगल राइट है, लीगल राइट कैन नॉट बी curtailed in any manner। तो हमारा जो कहना है कि जो लीगल राइट प्रोवाइड किए गए या तो उसका कंपनसेट किया जाए, हमको डिटेन करिए, लेकिन जो डिटेंशन इलीगल है उसको कंपनसेट करिए। और जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है, अभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 कहता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ वर्ड का चलन भारत में डिस्कशन हुआ था 1968 के आसपास, और ये कहा गया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इसमें होना चाहिए। हालांकि ये अमेरिका वगैरह के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ये है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमारे, हाँ सही कह रहे हो कि मेनका गांधी के 78 सॉरी, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो स्कोप है, एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, उसमें क्या कहा गया था कि राइट कैन बी लाइफ लिबर्टी and detention can be curtailed in accordance with law, except in accordance with law। तो अब इसमें हमारे हिसाब से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है
कोई भी चीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, कोई भी चीज फॉलो नहीं की गई। तो ऐसी स्थिति में डिटेन करना वो इलीगल है। तो ऐसी स्थिति में हमको जितनी भी आर्गुमेंट करनी होगी वो आर्टिकल 21 को करना होगा और फिर नेचुरल जस्टिस के वायलेशन पे भी बात करना। नेचुरल जस्टिस क्या है? अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग अगर कोई भी गिरफ्तारी कर रहे हैं तो आर्टिकल 21 को फॉलो करना होगा। आर्टिकल 21 अगर आपने फॉलो नहीं किया, इट मीन्स यू आर वायलेटिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बीइंग मस्ट बी प्रोवाइडेड। हमारे केस में आपने अचानक बुलाया और अचानक गिरफ्तार कर लिया, इट मीन्स यू आर नॉट गिवन एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो बीइंग हर्ड का था वो भी एक हिसाब से इस केस में वायलेट किया। और जिसको इन्होंने लिख दिया कि हमने मानवाधिकार का सभी का अनुपालन कर लिया, आप लिखते हैं कि मैंने वहां पे खाना खिलाने का प्रयास किया, खाना नहीं खाया। जब इस बात का इंफॉर्मेशन आप अपने यहाँ बैठ करके टेबल पर रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि आपने बनाया था कि नहीं बनाया था? इसी बात को लेकर के हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और वो किया था और गिरफ्तारी के जगह को डिस्प्यूट किया था, जिसपे अनएक्सप्लेन्ड ऑर्डर पास किया गया है। 94 को वायलेट किया गया, जो नई वाली बात कही गई, उसके कैमरे की बात कही गई, प्रोडक्शन ऑफ सीसीटीवी की कही गई। इन सारे बातों को एक हिसाब से इग्नोर किया गया। तो जो राइट ऑफ एक्यूज है वो एक्चुअल में एक्स पार्टी जा रही। अब इसको कहाँ पे आना है? अब आपको आ जाना है इन सारी बातों के बाद कि जो भी कुछ हो रहा है दैट इज एक्स पार्टी, और मजिस्ट्रेट जो सुन रहे हैं वो अभियोजन को सिर्फ सुन रहे हैं, यानी प्रोसिक्यूशन को। और हमें जो राइट दिया है उस राइट के बारे में फ्रॉम द फर्स्ट डे to the last day a single word has not been written in any order, neither in provision of CRPC, neither considered Article 21, neither considered any word and application whatever submitted by the counsel for the applicant. तो जितनी चीज हमारी ऑब्जेक्शन में थी उन्होंने क्या लिखा कि ऑब्जेक्शन प्राप्त हुआ, और उस आधार पर उन्होंने ऑब्जेक्शन को कहीं पे मेंशन नहीं किया कि ऑब्जेक्शन फॉर व्हाट और ऑब्जेक्शन के क्या ग्राउंड। ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज नॉट बीन मेंशन इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी मैनर। और हमने उसमें जजमेंट को साइड